अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना की पसमानदा तबकात BC एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की शिरकत। कहा मरकज पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदगी का करे मुज़ाहरा। मुसलमान वक्फ तरमीम बिल को मंजूर नहीं करेंगे। मरकजी हुकूमत से मुसलमानों को करना चाहती है हिरासा। तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का सख्त रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश खुली बदउनवानी। VRS MLC कविता ने लगाए इल्ज़ामात। गच्चीबौली में सर्वे नंबर 25 में 400 एकड़ अराज़ी सरकारी मिल्कियत। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू का बयान। कहा BRS और BJP अपने सियासी मफाद के लिए आवाम को कर रहे हैं गुमराह। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन के नारेबाजी के दरमियान वक्फ तरमीम बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। मुबाहिस जारी, अपोजिशन की जानिब से सख्त मुखालफत। और इसराइली फ़ौज की आज सुबह गजा में फिर बदतरीन बमबारी। मजीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना की पसमानदा तबकात BC एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एहतजाज में शिरकत की और खिताब भी किया। यह एहतजाज पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन को 23% से बढ़ाकर 42% करने के लिए हाल ही में तेलंगाना असम्बली से मंजूर करदा बिल पर अमलावरी के मुतालबे की तायीद में किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर B महेश कुमार गौड़, हुक्मरान पार्टी के कई MLAs और वज़रा ने इस एहतजाज में शिरकत की। याद रहे कि तेलंगाना कानून असम्बली ने 17 मार्च को तालीमी इदारों, मुलाजमतों और देही और शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में BC रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ाने के लिए 2 बिलों को मंजूर किया और अब मरकज़ पर दबाव बढ़ाने और मोदी हुकूमत को राज़ी करने के लिए आज एहतजाज किया गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब भी किया। బీసీల మేలు కోసమే ఉన్నామంటారు, బీసీల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తామంటాడు మా బండి సంజయ్ సోదరు. మా ప్రాణాలు వస్తాయా? 42% రిజర్వేషన్ అడిగింది. మాకు మీ ప్రాణాలు వద్దు, మీ ప్రాణాలు మేమేం చేసుకుంటాము. 100 ఏళ్ళు నువ్వు మీ మోడీ సుభిక్షంగా ఉండండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. మాకు కావాల్సిందల్లా 42% రిజర్వేషన్ మా బలహీన వర్గాలు. అది కూడా మా రాష్ట్రంలోనే మేము చేసుకుంటాం అంటున్నాం. మేము గుజరాత్లో చేస్తామంటలేం, మేము ఉత్తరప్రదేశ్లో చేస్తామంటలేం. ఇవాళ అందుకే మోడీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, నువ్వు తెలంగాణలో మాకు అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఇది దేశమంతా కారు చిచ్చులా వ్యాపిస్తుంది. మీరు అనుకుంటున్నారేమో గుజరాత్లో అంచివేస్తామని, ఇది నిప్పు రవ్వై రగులుతుంది, దేశం మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. దేశ నలుమూలల జాగృతం చేస్తాం. మా పెద్దలు హనుమంతనే చెప్పినట్టు దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను, అన్ని సంఘాలను కూడగట్టం. మీరు ఎట్లా ఢిల్లీలో గద్దె మీద ఉంటారో మేము కూడా చూస్తాం. ఆయనలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వని కుటుంబాన్ని తండ్రి కొడుకుల ఉద్యోగం ఊడగొట్టి ఇవాళ వేలాది ఉద్యోగాలు తెలంగాణలో ఇచ్చినాం. బలహీన వర్గాల రిజర్వేషన్లు మీరు ఇవ్వకపోతే మీరు మా డిమాండ్కు దిగన్న రావాలి, లేకపోతే మీరు దిగన్న పోవాలి. మోడీ గారు మీకు తప్పదని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. మీరు ఎక్కువ కాలం BC ముసుగులో మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏలలేరు, మీరు గద్దె మీద కూర్చోలేరు. అందుకే మిత్రులారా, पार्लिमानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन के नारेबाजी के दरमियान वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया और इस पर बहस का आगाज़ हो गया है। अपोजिशन ने दावा किया कि मरकज़ कानून साजी को हवा दे रहा है, क्योंकि उसने इल्ज़ाम लगाया कि जब से ये बिल ऐवान के नोटिस में लाया गया इसे तरमीम के लिए वक्त मुनासिब नहीं दिया गया। जबकि रिजिजू ने कहा इसे एक तारीखी दिन करार दिया, क्योंकि वक्फ तरमीम बिल 2025 लोकसभा में पेश किया जाना था। रिजिजू ने दावा किया कि इस बिल का मकसद 1995 के वक्फ एक्ट में तरमीम करना है। आइए देखते हैं किरण रिजिजू का ये बयान। बोलने का मौका मिलने वाले हैं तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं सर। आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर
morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Sir, government किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस के रुकन गौरव गोगोई ने अखिलेती उमूर के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से ऐवान में बिल पर बहस कराने और इसे मंजूर कराने के लिए पेश करदा तहरीक पर बहस का आगाज़ किया और कहा कि अपोजिशन भी चाहती है कि कानून में ज़रूरी तरामीम की जाए, लेकिन हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और वो तकसीम की सियासत में मुलविस है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी हुकूमत वक्फ बिल के हवाले से कन्फ्यूजन फैला रही है। मुल्क का आइन हर फर्द के लिए बराबरी को यकीनी बनाने, बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, वफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सालिमियत की बात करता है। समाज आता है, लेकिन इनको भ्रम फैलाना है, इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान है, वो चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो। सर रिफॉर्म की बात करते हैं, सर इनका क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी है, माना कि कोई भी कानून इस देश का, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कहीं कहीं प्रदेशों में खामियां हैं, वो चाहे केरल में हो, आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, लेकिन सर आप चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल और अच्छी तरीके से चले, और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड वो और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव, हमारे तरफ से यह सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। आज ये बात करते हैं कि ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? In section 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. Dilute कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ तरमीम बिल की सख्ती के साथ मजम्मत की और कहा कि अगर बिल मंजूर भी कर लिया जाए तो हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह बिल इम्तियाजी है, फ़िरक़ा वाराना एजेंडे के तहत लाया गया है और मुसलमानों को दिए गए दस्तूरी हुकूक़ को छीनने का काम करता है। देखिए, अगर ये बिल पार्लियामेंट में डिबेट होगा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है डिबेट के बाद ये फैसला होगा कि बिल मंजूर होगा या नहीं होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अगर ये बिल हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हमारे लिए ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं है।
बल्कि हमारी जंग की, हमारे आंदोलन की यहाँ से शुरुआत होगी। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है। आप लोगों ने कहा कि एक होप थी एनडीए अलायंस पार्टनर्स के साथ कि उनसे बात की, एक होप थी कि शायद वो इस बिल को सपोर्ट ना करेंगे। आपने ये भी कहा कि अब लग रहा है शायद वो सपोर्ट करेंगे। तो किस तरीके से ये जो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अभी आप इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर देख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ अब उसूल और आइडियोलॉजी की कोई हैसियत नहीं रही है। सेकुलरिज्म का लिबादा लोग ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव में सेकुलर नहीं होते हैं। वो ये बताते हैं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। आप मुझे बताइए कि ये बिल, इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस बिल को एक्सेप्टेबल बनाती है? ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों के इंडाउमेंट को वो सब प्रोविजन हासिल है जो वक्फ बोर्ड को हासिल है। आप वक्फ बोर्ड से, वो वक्फ एक्ट से वो सब चीज़ों को निकाल रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी बात ये कि कम्युनल एजेंडे के तहत लाया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमको गारंटीज अवेलेबल हैं आर्टिकल 14 में, 25 में, 26 में, उस सब को छीन रहा है हमसे। इसके बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। वो पार्टी जो है, यानी वो पार्टी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको ये देखेंगे कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लाइन ली है, तो जाहिर बात है कि वो मुसलमानों का अब वोट नहीं पा सके। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हुई नाकामियों को छुपाने और दीगर मौज़ूआत से तवज्जो हटा देने के लिए वक्फ बिल ऐवान में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों को हुकूमत हड़पने के लिए ये बिल पेश की है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो, लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते।
और इधर तेलंगाना हुकूमत के अखिलती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमान वफ़द तरमीमी बिल को हरगिज़ मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सिर्फ मुसलमानों को हिरासा करने के लिए बिल लाई है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुतासिब है। वफ़ जायदादें मुसलमानों की मिल्कियत हैं जो तालीम और मजहबी इमारतों के लिए वफ़ करदा हैं। मरकज़ से उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमानों के मामलात में कोई मुदाखलत न करें। मोहम्मद अली शब्बीर ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी सख्त तनकीद की। देखिए, हमने ये जब अमेंडमेंट बिल को बीजेपी ने लाया पार्लियामेंट में, फिर जेपीसी को दिया गया, तो सबसे पहले तेलंगाना सरकार के मैं एज ए एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मेरी सदारत में हमने इसका विरोध किया और इसकी मुखालिफत करी और तमाम मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, उलमाए दीन और सबके साथ बुलाकर मीटिंग की और सबने कहा कि एक आवाज में ये हमारे विरोध है, हमारे खिलाफ है, हमें अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्योरली मुस्लिम समाज का मसला है। इसमें कोई ये जो प्रॉपर्टीज है कोई सरकार दी हुई नहीं है या कोई ऐसा दान दी हुई नहीं है। कोई भी जो लोग जिसके पास अल्लाह ने धन दिया था वो लोग वक्फ किए कुछ पर्पस पे, कोई एजुकेशन पे दिया, कोई मस्जिद को रन करने के लिए दिया, कोई ईदगाह को मेंटेनेंस करने के लिए दिया, कोई इंस्टीट्यूशन बनाने के दिया, कोई उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए किया, जो लैंड देते हैं कोई उसके लिए या बिल्डिंग देते हैं उसका जो रेंट है या एग्रीकल्चर इनकम है उससे समाज के लोगों को डेवलप करके, ये वक्फ बोर्ड क्या है, ओनली निगरानकार है, जस्ट कस्टोडियन के जैसा वो उसके जो यूजर ऑफ वक्फ के उसको अमल हो रहा नहीं हो रहा देखने के लिए है। पर सरकार उसमें आना, पहले ट्रिपल तलाक बोले, एनआरसी बोले, ऐसा एक क्या हो रहा, 370 बोले, क्या वो अभी भी ये तेलंगाना स्टेट में 371D है और भी कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन जहां मुसलमानों का ताल्लुक है वो निकाल देते हैं। कोई क्रिश्चियंस लॉ है, हम पूछ रहे भाई हमारे बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती, अभी भी कोई आईएएस या ग्रुप 1 का ऑफिसर ही सीओ रहता है, अभी भी एक जो जिस तरीके से ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका वक्फ ट्रिब्यूनल है वो भी गवर्नमेंट ही जज को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कोई वक्फ बोर्ड या मुस्लिम कोई ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट नहीं करता है, सब सरकारी चलाते हैं, सरकारी उसके पीछे है। अब टीटीडी का बोर्ड है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन उसका जो सीईओ होता है वो भी कोई आईएएस ऑफिसर वो इसी तरीके का होता है। इसी तरह स्टेट का वक्फ बोर्ड है। अब कल बोलेंगे भाई तिरुपति देवस्थानम के अंदर, फिर यादगिरी गुट्टे के अंदर वहां भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को भी डालो आप, तो ठीक रहेगा। जिसका मजहब उनको करने दीजिए। ये सेकुलर कंट्री है, हर एक को रिस्पेक्ट, हर एक मजहब का सम्मान होना चाहिए उनके उसमें। अब मैं कल पूछूंगा भाई मुझे भी बनाओ, तो क्या बना देंगे आप? अब कई मठ से शंकराचार्य जी के बड़े बड़े लोगों के मठे हैं, हजारों एकड़ जमीन है उन लोगों के पास। अब उसमें भी जाके बोलेंगे दूसरे मजहब के मानने वाले, नहीं हमारा भी इसमें हिस्सा है, हमको भी इसमें दो, हम भी इसमें इन्वॉल्व होते। मठों के अंदर भी गवर्नमेंट आएंगी तो क्या होने वाला नहीं है। ये नफरत पैदा करके हम अभी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों से कि ये बीजेपी के भड़काऊ भाषण मत, हम इसको लीगली फाइट करेंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों की जायदादों को हड़पने के लिए वक्फ तरमीमी बिल पेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, रियासतों के वक्फ बोर्ड से बातचीत नहीं की गई, मुसलमानों से उनका मौक़िफ़ नहीं जाना गया। अपनी जानिब से मनमानी करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की जायदादों पर कब्जे के लिए ये बिल ला चुकी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पूरी सख्ती के साथ इसकी मुखालिफत कर रही है। कहना है कि हम वक्त के प्रॉपर्टियों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, मुस्लिम्स को उनका राइट्स दिलाना चाह रहा है। एक तरफ अपोजिशन बहुत बड़ा बवाल मचा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसको अपोज कर रहा है, बहुत सारे मुस्लिम नेता इसको अपोज कर रहे हैं। तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नजर आपका क्या राय है? देखिए, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ संशोधन बिल जो पार्लियामेंट के सदन में जो टेबल किया गया, इसका हमने जिस समय इसको वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आया गया उसी समय हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हमने इसका विरोध किया।
न सिर्फ विरोध किया इसका, हमने एक स्पेशल बोर्ड का मीटिंग को बुलाकर एक रेजोल्यूशन हमने पारित करके, वो रेजोल्यूशन पारित किया हुआ रेजोल्यूशन हमने आपको भी, मीडिया को भी दिया है, हम केंद्र की सरकार को भेजा है और हम जेपीसी को हम इसको भेजे हैं। ये केंद्र की सरकार का इसमें दोहरा रवैया है। इसमें केंद्र सरकार मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करना चाह रही है। मुसलमानों के रिलीजियस के नाम पर, खाने के नाम पर, हिजाब के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर, रिलीजियस अटैक के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर, शरीयत के नाम पर अटैक की। अभी मुसलमानों के इकोनॉमिक के ऊपर ये अटैक करना, बैकबोन को डैमेज करके मुसलमानों की इकोनॉमी को वीक करना चाहती है। इनका केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर केंद्र सरकार की नीयत अगर साफ होती, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाना चाहती तो ये पहले स्टेक होल्डर से बात करती, वक्फ बोर्ड से पहले बात करती, सभी स्टेट के यूनिट्स को बुला के बात करती। आज संशोधन कब होता कि जब जिस समय अगर संशोधन की जरूरत होती है, या तो उस समय संशोधन होता, या फिर अगर जो मौजूदा जो एक्ट है, प्रेजेंट जो एक्ट है, अगर वो कहीं ना कहीं फेल होता है या प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो जब संशोधन की जरूरत पड़ती। ना तो यहाँ स्टेक होल्डर की तरफ से डिमांड था, ना पुराने अमेंडमेंट में ऐसा कोई लूप होल से। जो वक्फ एक्ट में जो प्रोविजन है, सेम प्रोविजन एनवायरमेंट में भी है। जब वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है तो फिर एनवायरमेंट में क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, और उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो घराने हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उनको कहना कि वक्फ के प्रॉपर्टीज देने के लिए आज केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए हम पूरा इसका हम अपोज करते हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा अपोजिशन इसका फ्लोर में, पार्लियामेंट के सदनों में इसका विरोध कर रहा है। और उम्मीद करते हैं हम कि जो एनडीए के जो पार्टनर्स है, सेकुलर पार्टनर से चंद्रबाबू नायडू रहने दीजिए, नीतीश कुमार रहने दीजिए, या फिर एनसीपी के अजित पवार जी रहने दीजिए, इन सभी लोगों से हमने अपील भी की है, फिर एक बार अपील कर रहे हैं कि ये मुसलमानों का विरोधी बिल है, इसको आप अपोज कीजिए। क्योंकि अगर आप अपोज नहीं करेंगे, इसका मदद करेंगे, तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और संविधान के ऊपर अटैक करने का, और जो संविधान में सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी रिलीजियस के लोगों को जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजियस का जो संविधान में जो प्रोविजन दिया गया है, लोगों को जो दिया गया है, उसका कहना कि उल्लंघन है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां, अपोजिशन पार्टी के साथ साथ एनडीए के जो मित्र पक्ष है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि इस बिल का विरोध कीजिए। ये मुस्लिम कम्युनिटी के समुदाय के हित में नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के मुस्लिम समुदाय के हित में बताकर मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज को डैमेज करने का एक बैकडोर से एक साजिश है। और अब बढ़ते हैं दीगर अहम खबरों की जानिब। एमएलसी बीआरएस सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कांग्रेस पार्टी की मुतासिबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जामात लगाए और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, गरीब और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश को उन्होंने खुली बदअनवानी करार दिया। बीआरएस लीडर कविता ने कांग्रेस हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वह अदालत के फैसले का एहतराम करे। University of Hyderabad had 2,500 acres, out of which a certain piece of land was given to IMG by Chandrababu Naidu garu. So then later on Rajshekar Reddy garu came, cancelled it. So when a university land is cancelled out of the allocation, ideally it should go back to the university. This case ran for 25 years. Now the court had said this private people have no claim on it. Immediately the land needs to be resumed to the it is only fair that it needs to be resumed to HCU. But right now, this government under Mr. Revanth Reddy is trying to take advantage of the fact that at a point of time to compensate this particular land given away to IMG, government had given another 397 acres. So simple demand by the students and environmentalists in Hyderabad, and my personal demand is also, if the government wants to create infrastructure for software companies or other industries, why don't you utilize the other 397 acres that is not contiguous to the university land? Now the issue here is this 400 acres is contiguous to the university. There is a certain flora, fauna, and you cannot suddenly go in and disturb all of that and spoil the university environment. So if you have to allocate this to industries, there is ample land in Hyderabad that can be given. One.
Two, it is really only fair that university land taken away, it landed in court. When the court clears it, government has no stake. It has to be given to the university. There is no doubt. Now, Congress is trying to twist the words and say that it is government's land, it is not university's land. That is not fair. And today, okay, the case started 20 years back, but today, what is the demand of the students? That needs to be taken. In this 25 years, environment of Hyderabad has changed, environment of India has changed. Right now we need more breathing space and more lung space within Hyderabad, in and around Hyderabad. So it is only fair in every which angle, every which perspective that you look at, the land should be given back to the university. Ma'am, the Congress party is also alleging that, the BRS party had earlier given part of this university land to private players, mainly My Home Group, for their construction and private use. Well, see, if this government feels that we have given away government land to My Home Rameshwar Rao, I demand that this government goes to My Home Rama Rao's place with a bulldozer. What's his name? Rameshwar Rao's place with a bulldozer. Are they going to do that? He's a BJP leader. He sits with Honorable Modi ji on a stage. And if you have the guts, why don't you take your bulldozer and go to My Home Vihanga and do whatever you do to the poor people of this city? You have been raising poor huts all over the state, all over Hyderabad. Why don't you have the guts to go there? I challenge this government. If you have the guts, if you are fair, and if you believe that the Rameshwar Rao's building is made in government land, why don't you take your bulldozer and go? They don't have the guts. They only can target poor people, not the rich people. This is a very clear message that this government is sending, that they are not pro-poor people, that they are not pro-university students, they are not pro-environment. This land was given by Indira Gandhi ji. This land was fiercely protected by BRS government. We in fact did a fencing around it. We protected it in the 10 years of our government. Now you suddenly come, the court has now given a verdict, so you all of a sudden want to sell it and make money out of it. You are not able to run the government. I challenge you, you please take your bulldozer, go to My Home. If you think it is unfair allocation, we will stand to any test. गच्चीबौली में वाक़ सर्वे नंबर 25 में 400 एकड़ अराजी दरअसल सरकारी मिल्कियत है। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी अपने सियासी मफादात के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसी हरकतें नाकाबिल कबूल हैं। तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बनने वाली सियासी चालें अवाम के मफाद में बेहतर नहीं हैं। श्रीधर बाबू ने भी कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक ही ज़मीन पर भी हुकूमत ने कब्जा नहीं किया है। హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ సంబంధించి కొన్ని అపోహలు, ఆ భూమికి సంబంధించిన అనుమానాలు, దానికి తోడు అక్కడ గందరగోళం సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్న బీజేపీ టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు సంబంధించి అంశాలను కూడా మీడియా ద్వారా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్న భాగంలో ఈరోజు కంచె గచ్చిబౌలిలోని సర్వే నెంబర్ 25లోని 400 ఎకరాల భూమి 2 దశాబ్దాలుగా పైగా న్యాయ పోరాటంలో ఉంది. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఆస్తి కానీ, 1 ఇంచు భూమి కానీ ప్రభుత్వం తీసుకోలేదు. ఇది స్పష్టం. ఈరోజు కొంతమంది వ్యక్తులు, కొన్ని పార్టీలకు అఫిలియేషన్తో సంబంధం ఉన్న సంఘాలు తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేసే దిశలో తప్పు పట్టిస్తుంది. ప్రభుత్వం మేము చేపట్టాల్సిన చట్టబద్ధ బాధ్యతలను అడ్డుకోవాలని, చేయనీయకు ఉండాలని అడ్డు తగులుతా ఉన్నారు. ఇది స్పష్టం. और इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट में पीआईएल समाअत के दौरान अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि कल यानी 3 अप्रैल तक एचसीयू की अराजी पर दरख्तों की कटवाई या दीगर किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी अंजाम ना दी जाए। याद रहे कि इस अराजी को लेकर अपोजिशन हुकूमत पर मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रही है। बीआरएस सरबराह केसीआर ने पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीबात और 27 अप्रैल को वरंगल में पार्टी का बड़ा जलसा रखने के सिलसिले में तैयारियों पर पार्टी लीडरों से बातचीत की। केसीआर का दावा है कि इन प्रोग्राम से तेलंगाना की सियासत में बड़े पैमाने पर हलचल आएगी। बीआरएस सरबराह ने वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी लीडरों के साथ एरावैली में वाक़ अपने फार्म हाउस में लगभग 6 घंटों तक बातचीत की। साबिक़ा रियासती वज़रा हरीश राव और केटीआर भी इस मौके पर मौजूद रहे। केसीआर ने पार्टी कायदीन को कहा कि वह अवामी जलसे की कामयाबी के लिए ज़िले कायदीन के साथ तैयारी मीटिंग्स का इनेकाद करें।
और अब रुख करेंगे चंद अहम आलमी खबरों की जानिब। इसराइली फ़ौज की आज सुबह गजा में बमबारी से मज़ीद 17 फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने आज सुबह ताज़ा हमले किए जिसमें बमबारी में 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली मीडिया ने कहा कि फ़ौज ने जनूबी रफ़ा समेत गजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी गजा की वज़ारत सेहत ने 24 घंटों में 41 फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक की थी। 18 मार्च से गजा में दोबारा शुरू होने वाले इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से भी बढ़ चुकी है। अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए अमरीकी वीज़े का हुसूल अब गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्टूडेंट और दीगर अक़साम के वीज़े के लिए दरख्वास्तें देने वालों की ज़्यादा सख्त छानबीन का हुक्म दे दिया है। अमेरिका या इसराइल के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर अगर कुछ मवाद मिल जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स को अब अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये अहम रिपोर्ट। अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए वीज़े का हुसूल अब गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्टूडेंट और दीगर अक़साम के वीज़ों के लिए दरख्वास्तें देने वालों की ज़्यादा सख्त छानबीन करने का हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने बैरून मुल्क मौजूद अमरीकी सिफारतकारों को हुक्म दिया कि वो स्टूडेंट और दीगर अक़साम के वीज़ों के लिए दरख्वास्त देने वाले अफराद के सोशल मीडिया मवाद की मुकम्मल छानबीन करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिल होने से रोकना है। वाज़ेह के कुछ अर्सा कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसके तहत ऐसे गैर मुल्की शहरियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा जो अमरीकी शहरियों, सखाफत, हुकूमत, इदारों या उसूलों के खिलाफ तनकीदी सोच रखते हैं। इस तरह उन्होंने इसराइल के खिलाफ तनकीद करने वाले गैर मुल्की अफराद बशमूल तालिब इल्मों को भी डिपोर्ट करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुरासिले में कहा गया कि हिदायत पर फौरी तौर पर अमलावरी की जाए और कौंसलर, ओहदेदारान, वीज़ा और दरखास्तें जमा करने वाले मखसूस तालिब इल्मों और दीगर अफराद के नाम फ्रॉड की रोकथाम करने वाले यूनिट को बता दें ताकि उनके सोशल मीडिया मवाद की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जा सके। इस फैसले से अमेरिका के स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करने वाले नौजवानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना की पसमानदा तबकात BC एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की शिरकत। कहा मरकज पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदगी का करे मुज़ाहरा। मुसलमान वक्फ तरमीम बिल को मंजूर नहीं करेंगे। मरकजी हुकूमत से मुसलमानों को करना चाहती है हिरासा। तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का सख्त रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश खुली बदउनवानी। VRS MLC कविता ने लगाए इल्ज़ामात। गच्चीबौली में सर्वे नंबर 25 में 400 एकड़ अराजी सरकारी मिल्कियत। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू का बयान। कहा BRS और BJP अपने सियासी मफाद के लिए आवाम को कर रहे हैं गुमराह। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन के नारेबाजी के दरमियान वक्फ तरमीम बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। मुबाहिस जारी। अपोजिशन की जानिब से सख्त मुखालिफत। और इसराइली फौज की आज सुबह गजा में फिर बदतरीन बमबारी। मजीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।